नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे भयंकर परमाणु हादसा है, जो कि एक इंसानी गलती की वजह से हुआ था और जिसने एक स्मार्ट सिटी को, जिसके अंदर 1970s और 1980s के बीच में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए थे, उसको एक घोस्ट टाउन बना के रख दिया, जहां अगले 3000 साल तक, लगभग 3000 साल तक कोई नहीं रह पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा कि चेरनोबिल नाम की जगह कहाँ पर है, वो स्मार्ट सिटी जो कि आज घोस्ट टाउन बन गया वो कहाँ पर है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूएसएसआर का विभाजन जो हुआ था वो 1991 के बाद हुआ था, लेकिन 1991 से पहले यूएसएसआर एक देश था जिसके अंदर ये जो आज के देश हैं वो आते हैं। जैसे यूक्रेन आज एक सेपरेट देश है, लेकिन उस टाइम पे 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो हमारी कहानी जो है वो यूक्रेन से ही शुरू होती है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। तो हमारा सारा मुद्दा जो है वो यूक्रेन को लेकर है। यूक्रेन जो कि अब एक सेपरेट देश है, लेकिन 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो क्या हुआ, यूएसएसआर जो है 1970s 80s में यूएसएसआर जो है वो लगातार उनकी ग्रोथ नीचे जा रही थी, और यूएस जो कि मेजर कॉम्पिटिटर था यूएसएसआर का, वो लगातार ऊपर चढ़ रहा था। मतलब उस टाइम पर यूएस के जो स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया, ये बहुत बढ़िया जीडीपी प्रोड्यूस करके देते हैं, बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ थी इन स्टेट्स की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर ने प्लान किया कि हम ना स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे जो कि हर तरीके से लैस हो, जिसमें सब कुछ हो, और जो हमारी जीडीपी बढ़ाने में मददगार हो। तो प्रपोजल रखा गया कि हम बनाएंगे एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम होगा प्रिपियात। ठीक है। तो प्रिपियात के मैं आपको सब दिखाऊंगा, आपको स्केचेस भी दिखाऊंगा कि क्या प्लान हुआ था, ये कैसे बनेगी, और फिर उसको फोटो भी दिखाऊंगा ये कैसे बनी थी वो। ठीक है। तो प्रिपियात सिटी बनाने का तय हुआ। तो प्रिपियात सिटी बनाने के लिए बन तो गई प्रिपियात सिटी, लोगों ने वहां पे, उन्होंने यूएसएसआर ने बनानी शुरू कर दी। लेकिन वहां पर मुद्दा था इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां से होगी। तो प्रिपियात के पास एक टाउन था चेरनोबिल। तो चेरनोबिल टाउन के अंदर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, जिससे प्रिपियात को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। ठीक है। ये चेरनोबिल पावर प्लांट का मोटिव था। तो अब आगे बताता हूं आपको क्या हुआ। तो ये यूएसएसआर के डीम प्रोजेक्ट प्रिपियात के कुछ डिजाइन हैं। तो तबाही से पहले प्रिपियात शहर कुछ ऐसा दिखता था। बड़ा पैसा खर्च करा था यूएसएसआर ने इसके ऊपर, और बहुत उम्मीदें थी यूएसएसआर की, क्योंकि देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। और ये आप एक फोटो देखोगे अभी, जिसमें कंपैरिजन है। देखो ये जो है ये पहले दिखता था ऐसा, और आज ये ऐसा दिखता है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा चेंज आया है। ये ऐसे पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। अब बात करेंगे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन की। तो देखो इसके अंदर 4 यूनिट्स थी। यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हुई 1970 से 1978 के बीच में, और यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट हुई 1983 तक, और एक्सीडेंट हुआ 1986 में। उसके बाद बात करेंगे। तो एक बार बता दो, जब एक्सीडेंट हुआ 1986 के अंदर, दो और यूनिट बन रही थी, यानी कि टोटल 6 यूनिट बन रही थी। इसके अंदर दो और यूनिट बन रही थी उसी डिजाइन की। तो 25 अप्रैल 1986 यानी कि एक्सीडेंट के टाइम पर सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी कि रिएक्टर जो थे, जो 4 रिएक्टर थे, उनसे 3 किलोमीटर दूर लगभग सिटी जो प्रिपियात थी, वहां पर 49,000 लोग रहते थे। और बात कर रहे अगर रिएक्टर के 30 किलोमीटर तक के रेडियस की, मतलब 30 किलोमीटर के अंदर अंदर करीब 1,15,000 से लेकर 1,35,000 तक की पॉपुलेशन थी 1986 अप्रैल के दौरान। तो अब बात करते हैं 25 अप्रैल 1986 की, यानी कि ट्रेजेडी डे की, और पता लगाते हैं कि आखिर ट्रेजेडी हुई क्यों, चेरनोबिल ट्रेजेडी का कारण क्या था। तो देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 4 रिएक्टर थे। तो यूनिट 4 रिएक्टर जो था, उसको एक रूटीन मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया, शट डाउन कर दिया गया, जो कि एक रूटीन काम था। ठीक है। लेकिन वहां के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सोचा कि चलो इस शटडाउन का फायदा उठाया जाए, और एक बार ये देख लिया जाए कि अगर इमरजेंसी हो गई, यानी कि आगे जाके कुछ, यानी कि पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, तो ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इनको एक एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट करना था कि इमरजेंसी के दौरान सब कुछ सही चलेगा या नहीं चलेगा। अब देखो इन्होंने ये तो तय कर लिया कि चलो टेस्ट कराते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान ये सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। लेकिन जो जो आपकी एक दोनों तरफ टीम थी, ऑब्वियसली बात है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को संभालती थी उसकी एक अलग टीम थी, और जो टेस्ट कंडक्ट करना था उनकी अलग अलग टीम थी। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर वाली टीम और जिसको टेस्ट करना था वो वाली टीम, इन्होंने आपस में ना कोई एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं किया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया। ठीक है। और टेस्ट जो टीम थी, जो टेस्टिंग टीम थी, उसने बिना किसी कोऑर्डिनेशन के अपना टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। तो देखो ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे तो खतरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे इन्होंने किया, ये पूरी तरीके से, इनको कुछ नहीं पता था, ना इन्होंने एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की, ना कुछ कोऑर्डिनेशन किया, और इन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात, इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स थे, यानी कि इन्होंने सही तरीके से पूरे प्रिकॉशंस नहीं लिए थे।
दूसरा, इनको ये नहीं पता था कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो कितने बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कितने बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तीसरा, जो मेन रीज़न क्या था, जो आपको पावर चाहिए थी वो करीब 700 से 1000 मेगावाट पावर चाहिए थी इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पहली गलती तो इनकी ये थी कि इन्होंने 200 मेगावाट पावर पे ये टेस्ट शुरू कर दिया, और वो ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन मिसजजमेंट की वजह से वो जो है वो 30 मेगावाट पावर पे आ गया, ठीक है। और जब वो 700 से 1000 चाहिए थी पावर और वो 30 मेगावाट पावर दे रहा था, तो खराब तो होना ही था। इससे क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अनस्टेबलाइज्ड हो गया, और वो काम करना मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और जो कुछ कंट्रोल रोड्स होती हैं रिएक्टर के पास, वो रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकती थी, इन्होंने वो भी कुछ रिमूव कर दी थी। ये भी बहुत बड़ा एक ह्यूमन जजमेंट था कि इन्होंने वो रिमूव कर दी थी। फिर क्या हुआ, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ना धीरे धीरे मतलब उसके अंदर पानी की सप्लाई होती रहती है, ऊपर से पानी गिरता रहता है। तो क्या हुआ, जब ये न्यूक्लियर जो आपका रिएक्टर था वो अनस्टेबल हो गया, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो जो जो पानी था उसकी बहुत जल्दी स्टीम बन रही थी, ठीक है, भाप बनती आ रही थी बहुत जल्दी। तो जो वो पूरा रूम था उसमें पूरी स्टीम भर गई, और वो स्टीम का प्रेशर इतना बड़ा हो गया कि जो वहाँ की छत थी वो पूरी उखड़ गई। वो छत जो है उखड़ के खूब ऊंची चली गई, ब्लास्ट बहुत बड़ा था, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो पूरा फट गया, और रेडिएशन जो थी, ठीक है, जो रेडिएशन होती है वो सारे में फैल गई। मतलब इतना बड़ा धमाका था कि आसपास कई किलोमीटर तक जो है उसकी रेडिएशन फैल गई। तो जब वो छत फटी न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने की वजह से, तो करीब 1 किलोमीटर ऊपर उसका जो स्मोक था, धुआं था, वो गया। और जो डेब्रीज था, डेब्रीज मतलब जब कोई पार्ट फटता है, कोई बड़ी चीज फटती है तो उसके जो पार्ट बच जाते हैं उसको डेब्रीज बोलते हैं। तो डेब्रीज जो है उसके साथ 1 किलोमीटर तक ऊपर गया, ठीक है। और जो डेब्रीज जो बड़ा बड़ा मतलब जो बड़े बड़े पार्ट्स थे वो तो आसपास ही गिर गए, लेकिन जो छोटे छोटे लाइटर पार्ट्स थे वो हवा के साथ और बम धमाके के साथ दूर मतलब हवा में फैल गए, ठीक है। और जो इसके आसपास सिटी थी, जो प्रिपियास सिटी थी, स्मार्ट सिटी जिसको बनाना चाह रहे थे यूएसएसआर, वहां पे रेडिएशन फैल गई, और वहां प्रिपियास शहर पूरा रेडिएशन की चपेट में आ गया। तो देखो, जो रेडिएशन थी वो ऐसा नहीं है कि एक दो तीन दिन के अंदर कंट्रोल में हो गई। एक्चुअली किसको पता ही नहीं था। जो ऑफिशियल्स थे, जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स थे, उन्हें डर था कि इतनी बड़ा ह्यूमन मिसजजमेंट हुआ है, इतनी बड़ी गलती हुई है, तो क्या हो सकता है इसका नतीजा। इसलिए किसी ने सीनियर ऑफिशियल्स को इस सिचुएशन की गंभीरता के बारे में अवेयर नहीं किया, और ये करीब 10 दिन तक जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते रहे, रेडिएशन निकलती रही करीब 10 दिन तक। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया, तो उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकला था, जो फैला था, उससे 400 गुना ज्यादा जो है वो इस चेरनोबिल डिजास्टर के अंदर फैला था। और इसका नतीजा आज भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1986 में जब ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, अब रिसेंट स्टडीज के हिसाब से करीब 3000 शहर, 3000 साल तक, अब से 3000 साल तक करीब कोई भी जो है प्रिपियास शहर में नहीं रह पाएगा। अब देख सकते हो आपका कितना बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि अब वो पूरा सिटी जो है वो वीरान हो चुकी है, वहां पे कोई नहीं रह सकता 3000 साल तक, क्योंकि अभी भी रेडिएशन है। आप लोग जाते हैं वहां पर, रेडिएशन का मतलब वो रेडिएशन जो नापने का एक इक्विपमेंट होता है, तो वहां पे रेडिएशन अभी भी हैं, अभी भी वो शहर जो है वो रहने लायक नहीं है। तो देखो, अगर बात करें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज की, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज अलग अलग चीजें बताती हैं नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के बारे में, लेकिन एक ऑन पेपर्स अगर बात करें तो जो चेरनोबिल डिजास्टर था, तो इमीडिएटली 31 लोग मरे थे उसमें। और डायरेक्टली अगर बात करें कि डायरेक्टली उस डिजास्टर से सिर्फ 50 डेथ को जोड़ा गया था, कि 50 लोग ही उस डिजास्टर की वजह से मरे हैं। लेकिन 2005 के अंदर एक स्टडी ने बताया था कि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से करीब 4000 और लोगों की डेथ हुई है। ऑन पेपर्स बात है ये। वैसे इसको लेकर बड़े कंफ्यूजन है कि डेथ कितनी हुई थी उस डिजास्टर के अंदर, क्योंकि मे बी ऐसे आपको सबको पता है, ऐसे इवेंट्स में जो नंबर ऑफ डेथ है वो छुपाई जाती है। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बना तो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन जब यूनिट 4 रिएक्टर जब फटा तो वो एरिया कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। उस टाइम पर, और देखो उस टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन चालू था, ये आप देख सकते हो, ये कुछ कंस्ट्रक्शन चालू था, क्योंकि यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है उस टाइम पर बन रही थी। तो देखो, चेरनोबिल लिक्विडेटर्स का बहुत बड़ा रोल माना जाता है इस डिजास्टर को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब न्यूक्लियर 4 जो रिएक्टर था उसमें से रेडिएशन निकल रही थी, तो आसपास के एरिया को मैनेज करने के लिए, मतलब इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए चेरनोबिल लिक्विडेटर्स उतारे गए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर रेडिएशन का जो लेवल था वो इतना ज्यादा था कि लिक्विडेटर्स की मौत होने लगी, और बड़ी दर्दनाक मौत होने लगी, हाथ पैर फूलने लगे, आंखें फूल गई, इतनी खतरनाक मौत हुई लोगों की यहाँ पर। तो इस चीज को मतलब जब सरकार ने नोटिस करा कि खूब लोग मर रहे हैं इससे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया उस न्यूक्लियर रिएक्टर 4 के रेडिएशन को से बचने के लिए। तो आखिर मतलब इनको यूएसएसआर को करना क्या था, जो रिएक्टर 4 से जो रेडिएशन निकल रही थी उसको हमेशा के लिए बंद करना था। तो उन्होंने तरकीब निकाली कि हम इसके ऊपर सैंड मतलब रेत और मिट्टी डालेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए मदद ली गई हेलीकॉप्टर्स की। तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर्स में अफगानिस्तान से कुछ हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए, ठीक है, और वहाँ से इन्होंने जो है मिट्टी डालना और उसके ऊपर रेत डालना शुरू कर दिया। और पहले दिन उन्होंने करीब 150 टन रेत डाला था, लेकिन इन्होंने बताया गया, जो वहाँ के जो मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि रिएक्टर 4 जो है वो जो रिएक्टर था वो इसकी रेडिएशन जो है अगर कम करनी है, आपको बंद करनी है रेडिएशन, तो करीब 5000 मेट्रिक टन आपको सैंड, क्ले और बोरोन का मिक्सर डालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये जो रिएक्टर जो एक्सपोज हुआ है जिसके रेडिएशन निकल रही है ये जाकर बंद होगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया, करीब 5000 जो है टन 5000 टन जो है मिट्टी रेत डाला गया, तब जाके रिएक्टर 4 जो है बंद हुआ और जो रेडिएशन है वो निकलनी बंद हुई, और तब जाकर सब कुछ वहाँ पे स्टेबलाइज हुआ। स्टेबलाइज क्या मतलब, आपको भी पता है कि रेडिएशन तो आज भी है, लेकिन उस टाइम पर थोड़ी कंट्रोल हुई ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आज की तारीख में जो आपका प्रिप्यात सिटी है वो कैसे दिखती है, ठीक है। वहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ टूरिस्ट जो है वहाँ पर जाते हैं, बस यही थोड़ा मतलब एक्सपोजर लेने के लिए जाते हैं, थोड़ी फोटो वगैरह खींचते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है। रेडिएशन का लेवल अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, और मैंने जैसे आपको बताया अगले 3000 साल तक वो एक रहने का जगह नहीं है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कि आज का प्रिप्यात कैसा दिखता है। तो अगर आपको वीडियो एजुकेशनल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।